हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविक्स राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो एक वीडियो में हम एक चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद आपको इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी इसी चैनल पे मिलेंगी। तो बने रहिए इसी चैनल पे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो लेसन है, सत्ता की साझेदारी, इंग्लिश में हम कहते हैं पावर शेयरिंग। पहले देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है। सत्ता की साझेदारी या इंग्लिश में कहेंगे पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? मतलब है पावर को शेयर करना, मतलब कि पावर का बंटवारा। इस चैप्टर का मतलब, जो इसका नाम है, इसका मतलब है कि पावर का बंटवारा, पावर को बांटना। एक तो पावर किसी एक व्यक्ति के पास हो, सारी की सारी पावर, और एक वो व्यक्ति अपनी पावर को बांट दे, अपनी थोड़ी सी पावर किसी को दे दे, थोड़ी सी पावर किसी को दे दे। तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर का बंटवारा है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पास सारी पावर ना रखें और अगर अपनी पावर का बंटवारा कर देगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, उस व्यक्ति के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस नाम से ये लग रहा है कि जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे की तरफ लेके जाता है, ना कि पॉजिटिव वे की तरफ। पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो पावर शेयरिंग है उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं। कहीं ना कहीं जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है, सत्ता की साझेदारी का जो कंसेप्ट है, वो किसी को कमजोर ना करके उस देश की शासन व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी करता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग के कंसेप्ट ने, कैसे सत्ता की साझेदारी के कंसेप्ट ने उस देश की शासन व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, आपसी मेल जोल बढ़ाने का काम किया और कहीं ना कहीं उस देश की तनाव की स्थिति को दूर करने का काम किया। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेसन को शुरू करते हैं। पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि सत्ता की साझेदारी को आप क्या समझते हैं, पावर शेयरिंग से आप क्या समझते हैं? यह एक ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समुदाय व समूह की भागीदारी होती है, उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें उस देश के प्रत्येक समुदाय, समुदाय का मतलब कोई किसी धर्म से बिलोंग करता है, कोई किसी धर्म से बिलोंग करता है, कोई कोई भाषा बोलने वाला है, कोई भाषा बोलने वाला है, तो प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक समूह की भागीदारी होती है उस शासन व्यवस्था में, तो उसी को कहते हैं हम सत्ता की साझेदारी। ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में मैं आपको दो केस पढ़ाऊंगा, बेल्जियम की जातीय बनावट और श्रीलंका की जातीय बनावट। तो जातीय बनावट से एक क्वेश्चन आ जाता है कि जाति का क्या मतलब है, एथनिक या जाति शब्द से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड ने पूछा हुआ है और एक नंबर में आपसे पूछा जा भी सकता है, एक या दो नंबर में छोटा ही क्वेश्चन बनता है। तो जातीय शब्द से आप क्या समझते हैं? हम पढ़ते हैं ना, वो उस जाति से बिलोंग करता है, वो उस जाति से बिलोंग करता है। हम श्रीलंका की जातीय बनावट पढ़ेंगे, हम बेल्जियम की जातीय बनावट पढ़ेंगे। तो जाति शब्द से क्या समझते हैं? देखिए, सामाजिक विभाजन, जातीय का मतलब क्या होता है या एथनिक का मतलब होता है एक ऐसा सामाजिक विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। विभाजन का मतलब होता है अलग अलग करना। तो समाज का विभाजन होता है जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। मतलब समाज का विभाजन, समाज का बंटवारा हो जाता है और जो जो ग्रुप बने हुए हैं वो अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं कि हमारी संस्कृति इनसे अलग है, हमारी संस्कृति इनसे अलग है। तो ये सामाजिक विभाजन है और उसमें हर जो ग्रुप होता है, समुदाय होता है, समूह होता है, वो अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। एक बात तो ये। और जो जातीय समूह होता है ना, जो ग्रुप होता है, उसके सभी के सभी सदस्य क्या मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है।
सबसे पहले तो क्या होता है, समाज का विभाजन होता है, और समाज का विभाजन होता है उसमें प्रत्येक समूह होता है ना, वो अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है कि हमारी संस्कृति उनसे अलग है। और जो एक समूह होता है उसके सारे के सारे जातीय समूह के सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। ये मतलब कि हम जो पहले 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 बहुत पहले हम किसी एक ही व्यक्ति की संतान हैं। वो जो जातीय समूह होता है, एक ही जाति का जो समूह होता है, वो ऐसा मानता है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो पहले, बहुत पहले किसी एक व्यक्ति से हम सारे के सारे पैदा हुए हैं, और इसी कारण हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो शारीरिक बनावट है वो एक जैसी है। ये जातीय का मतलब होता है। तो ये बहुत बेसिक हमने इंट्रोडक्शन लिया है इस चैप्टर का कि सत्ता की साझेदारी से हम क्या समझते हैं और जातीय या एथनिक से क्या समझते हैं। और इसके बाद जो इस चैप्टर के दो केसेस हैं, बेल्जियम और जो श्रीलंका का जो केस है, उसकी जातीय बनावट के बारे में बात करेंगे, क्या वहां पे सिचुएशन क्रिएट हुई वो पढ़ेंगे। उसके बाद आगे इस चैप्टर को कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेल्जियम की जातीय बनावट। जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में करीब वो हरियाणा से भी छोटा है, और उसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। तीन आपके देश बता रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आएंगे और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन से देश की सीमा बेल्जियम से नहीं लगती है। तो तीन ये ऑप्शन मिलेंगे, एक कोई और देश दे देगा, तो आप ध्यान रखना नीदरलैंड, यूक्रेन और रशिया का आपस में युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन तो आपको याद ही होगा, और जर्मनी। नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी के साथ बेल्जियम की सीमा लगती है। अब इसकी जातीय बनावट क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेल्जियम की जातीय बनावट का वर्णन करें, श्रीलंका की जातीय बनावट का वर्णन करें, या बेल्जियम और श्रीलंका की जातीय बनावट के बीच अंतर बताएं। तो आपको दोनों की जातीय बनावट उसमें लिखनी पड़ेगी। किसी एक की पूछ सकता है या दोनों की भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दोस्तों इसमें फ्लेमिश जो है, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं 59%। 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और वो भाषा बोलते हैं डच। याद रखना या आप ये डेटा, 59%, 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और वो डच बोलते हैं। 40% जो हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। 1% जो व्यक्ति हैं वो जर्मन बोलते हैं। ये आप याद करोगे, 59, 40 एंड 1, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 100%। तो 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। देखिए अब इसमें संख्या में ज्यादा कौन से हैं? इसमें संख्या में ज्यादा है डच बोलने वाले, क्योंकि वो 59% है। संख्या में कम कौन से हैं? फ्रेंच हैं। जर्मन तो बहुत कम है, 1%। तो जो मेन जो बात होगी वो इन दोनों के बीच होगी। ज्यादा है डच, कम है फ्रेंच। ठीक है। बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे फ्रेंच और डच। ये आप ध्यान रखना, फ्रेंच और डच, मुख्य रूप से ये दो भाषाएं बेल्जियम में बोली जाती हैं, क्योंकि 59% तो डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है बेल्जियम में। बेल्जियम में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी भाषा बोली जाती है? डच बोली जाती है। ठीक है। और फ्रेंच 40% को बोलते हैं। उसके बाद बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। कौन सी है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसका उल्टा है। राजधानी की बात करें तो इसका उल्टा है। वैसे तो बेल्जियम की अगर बात करें तो ज्यादा तो बोली जाती थी डच और फ्रेंच बोली जाती थी इससे कम, पर राजधानी की अगर बात करें तो यहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग
डच बोलते हैं। समझ आई बच्चों बात? अगर बेल्जियम की जातीय बनावट की बात करें तो डच 59%, फ्रेंच 40% एंड 1% जर्मन। और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसका उल्टा हो जाता है, फ्रेंच तो 80% बोलते हैं और डच बोलते हैं ओनली 20%। जो यहां पे संख्या में ज्यादा है वो राजधानी में जाके कम हो जाते हैं, और जो यहां पे कम है वो राजधानी में जाके ज्यादा हो जाते हैं। ये है बेल्जियम की जातीय बनावट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेल्जियम की जातीय बनावट का वर्णन करें, तो आप बताओगे कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में करीब हरियाणा से भी छोटा है, इसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं, इसमें विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, 59% फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, डच बोलते हैं, 40% वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इससे विपरीत स्थिति है, वहां पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। जो बेल्जियम में संख्या में ज्यादा है वो ब्रुसेल्स में कम है। ये बेल्जियम की जातीय बनावट है। अब हम बात करेंगे श्रीलंका की जातीय बनावट की, और उसके बाद इन दोनों देशों के तुलना हम करेंगे दोस्तों। चलिए बच्चों, बात करते हैं श्रीलंका की जातीय बनावट की। श्रीलंका में कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन संख्या में ज्यादा है, कौन कम है, उन सब की बात कर लेते हैं। श्रीलंका आप सब जानते होंगे, श्रीलंका हमारे बिल्कुल साउथ इंडिया में तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे श्री रामचंद्र जी गए थे, सीता माता को लेके आए थे, लंका को जला दिया था भगवान हनुमान जी ने, वही श्रीलंका है ये। चलिए, हालांकि ये सब कुछ लिखना नहीं है, वैसे बता रहा हूं मैं। तो श्रीलंका में जो मेजोरिटी में है वो है सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय श्रीलंका में 74% है, 74% है। और ये कौन से धर्म को मानता है? ये बौद्ध धर्म को मानता है। सिंहली समुदाय कौन से धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है। 74% में है, तो संख्या में ये ज्यादा है। इसका मतलब श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। 18% लोग तमिल हैं। तमिल भी दो प्रकार के हैं, एक तो मूल रूप से हिंदुस्तानी तमिल, और दूसरे हैं श्रीलंकाई तमिल। श्रीलंकाई तमिल ये 13% है, श्रीलंकाई तमिल तो ये 5% होंगे। अब मूल रूप से हिंदुस्तानी तमिल और श्रीलंकाई तमिल, ये बात समझने की है। मूल रूप से श्रीलंकाई तमिल वो हैं जो मूल रूप से श्रीलंका के ही हैं, जिनके पूर्वज श्रीलंका में ही रहते थे, और उनसे जन्म जन्म लेके उनकी पीढ़ी जो थी, जनरेशन थी, वो चली आ रही है, और वो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं। पहले क्या होता था, बागानों में काम करने के लिए भारत से कुछ व्यक्तियों को श्रीलंका ले जाया जाता था काम करने के लिए बागानों में। तो कुछ लोगों ने वहीं पे रहना शुरू कर दिया, वहीं पे घर बना लिया, वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे उनके बच्चे हो गए। अब मूल रूप से तो थे वो हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के, और अब वो रह रहे हैं श्रीलंका में। अब उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं श्रीलंका में। तो वो हैं तो तमिल श्रीलंका के, पर वो मूल रूप से कहां के हैं? हिंदुस्तान के, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं वो कहां के हैं? हिंदुस्तान के। तो श्रीलंका में जो तमिल हैं वो दो प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा हुआ है सीबीएसई ने। तो दो प्रकार के, तो मूल हिंदुस्तानी तमिल या भारतीय तमिल, और दूसरे श्रीलंकाई तमिल। तीसरे है बेटा 7% ईसाई। देखिए, जो मेजोरिटी में है वो सिंहली समुदाय है, 74%, ये बौद्ध धर्म को मानता है। 18% जो तमिल हैं वो दो प्रकार के हैं, मूल हिंदुस्तानी तमिल और श्रीलंकाई तमिल, ये तमिल भाषा बोलते हैं। 7% ईसाई हैं, ये दोनों प्रकार के हैं, ये हिंदू भी हैं और ये मुस्लिम भी हैं। ये है जातीय बनावट श्रीलंका की। तो श्रीलंका में ज्यादा संख्या में कौन सा समुदाय है? सिंहली समुदाय है।
कौन से धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है। कितने प्रकार के तमिल हैं? 2 प्रकार के तमिल हैं। ईसाई कितने प्रतिशत हैं? 7% हैं। ईसाई कौन से धर्म के हैं? दोनों धर्म के हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म के। तो अभी हमने दोनों देशों की जातीय बनावट के बारे में पढ़ा। इसमें कोई समुदाय मेजॉरिटी में है तो कोई माइनॉरिटी में भी है। तो इन दोनों देशों में क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, इन दोनों देशों की सरकारों ने क्या निर्णय लिया और उस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ा, ये अब पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, हमने श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में पढ़ा। अब वहां पे क्या स्थिति क्रिएट हुई, क्या सिचुएशन बनी, वहां की सरकार ने क्या डिसीजन लिया, क्या वहां पे शांति हुई, क्या वहां पे गृह युद्ध जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई, तो वो अब देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात है कि श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था, आजाद कब हुआ था? हमारी आजादी के 1 साल के बाद 1948 में। आपको पता है हम 1947 में आजाद हो गए थे, तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। यह भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो आप बताओगे 1948 में। आजादी के बाद वहां की सरकार ने क्या किया कि 1956 में जो सिंहली समुदाय था, वो सिंहली भाषा बोलता था, वो बौद्ध धर्म को मानता था, तो उस सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। राजभाषा का मतलब है उस देश की भाषा। तमिल जो भाषा थी उसको दरकिनार कर दिया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया और सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, क्योंकि सिंहली समुदाय में संख्या में ज्यादा थे। विश्वविद्यालयों व सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। जो सिंहली समुदाय था, जो संख्या में ज्यादा थे, उनको विश्वविद्यालयों में एडमिशन में, स्कूल कॉलेजों के एडमिशन में, सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी गई कि पहले आप, उसके बाद और संविधान में एक प्रावधान किया गया कि सरकार जो है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी। मतलब जो श्रीलंका की जो सरकार होगी वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी। और बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन थे? सिंहली संख्या में ज्यादा। तो इन सारी बातों से आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि वहां की सरकार ने वहां की मेजॉरिटी के लिए, वहां पे जो संख्या में ज्यादा थे उनके लिए काफी काम किया, सिर्फ उनके बारे में सोचा, जबकि जो अल्पसंख्यक थे, जो माइनॉरिटी में थे, उनके लिए कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया, उनके लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया गया, उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई। तो ये सिचुएशन, वहां की सरकार ने ये निर्णय लिए और इन सब से क्या होगा आप समझ सकते हैं। जो अल्पसंख्यक थे, जो तमिल थे, वो नाराज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगा कि सरकार ने हमें क्या कर दिया है, दरकिनार कर दिया है। हमारे प्रति जो हमारी सरकार है वो असंवेदनशील है और वहां पे आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो टकराव की स्थिति गृह युद्ध में छिड़ जाती है। मतलब कि उस देश में आपसी टकराव हो जाता है, सिंहली और तमिलों का, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पूरे देश में अशांति फैल जाती है। तो ये था श्रीलंका के बारे में। पूरा भी आपसे पूछा जा सकता है उसकी जातीय बनावट क्या थी और वहां पे गृह युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, वहां पे अशांति के कारण क्या थे। तो आप बताओगे वहां की सरकार ने ये डिसीजन लिए और इन सारे निर्णयों से जो अल्पसंख्यक तमिल थे वो नाराज हो जाते हैं, वो अपनी मांग उठाने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। दोनों समुदायों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहां पे अशांति जैसी सिचुएशन या गृह युद्ध की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। ये था श्रीलंका का। अब एक बार देख लेते हैं कि बेल्जियम ने क्या डिसीजन लिए, क्या वहां पे भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई या वहां पे स्थिति थोड़ी बहुत ठीक थी। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि बेल्जियम की सरकार ने क्या डिसीजन लिए और वो डिसीजन उस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हुए। तो आपको पता है बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोग थे। तो बेल्जियम की सरकार ने 1970 से लेके 1993 तक अपने संविधान में 4 संशोधन किए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1970 से 1993 तक बेल्जियम की सरकार ने कितने संशोधन किए, तो आप याद रखेंगे 4 संशोधन किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि जो ये संशोधन इसलिए किए थे कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, हमारे देश में जो
अल्पसंख्यक हैं, मतलब जो संख्या में कम है, माइनॉरिटी में है, उनको बेगानेपन का एहसास ना हो, उनको बेगानेपन का एहसास ना हो, इसलिए मतलब ये जो संशोधन थे ये किसके हित के लिए किए गए थे? जो बेल्जियम में संख्या में कम हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके फायदे के लिए ये संशोधन किए गए थे। मतलब वहां की सरकार ने सिर्फ उनके लिए नहीं सोचा जो वहां पे संख्या में ज्यादा हैं, उनके लिए भी सोचा जो संख्या में कम है, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि हमारे लिए हमारी सरकार कुछ सोच नहीं रही है, हमारी सरकार हमारे प्रति असंवेदनशील है। तो आप ये फर्क महसूस कर सकते हैं श्रीलंका की जो सरकार ने डिसीजन लिए और जो बेल्जियम की सरकार ने डिसीजन लिए उसके बीच अंतर आप समझ सकते हैं। वहां पे एक और नियम बनाया गया कि जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें समान संख्या होगी किसकी? मंत्रियों की। जो केंद्रीय सरकार में जो मंत्री होंगे उनकी फ्रेंच और डच, दो भाषा थी, फ्रेंच और डच, इन दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों की समान संख्या होगी। मतलब यहां पे जो भाषा ज्यादा बोलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या ज्यादा होगी या उस संख्या में ज्यादा मंत्री उनके बनेंगे तो वो कुछ अपने हित के लिए फैसले करेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया था बेल्जियम ने कि केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों की संख्या समान होगी मंत्रियों में। और क्या डिसीजन लिया कि राज्य जो सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगी, केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम नहीं करेंगी, उस केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करेंगी। राज्य सरकारों को यहां पे स्वतंत्र छोड़ दिया गया, क्योंकि यहां पे की जो जातीय बनावट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी पेचीदा थी। तो राज्य सरकारों को कुछ स्वतंत्रता देनी जरूरी थी कि वहां पे जो स्थानीय लोग हैं, जो समुदाय, जो वहां के अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को हल किया जा सके। इसलिए राज्य सरकारों को वहां पे स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ब्रुसेल्स में आपने सिचुएशन अलग देखी थी, तो वहां पे जो ब्रुसेल्स है, वहां पे ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई। ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार बनेगी, वहां की राजधानी के लिए अलग सरकार बनेगी, और वहां पे भी जो संख्या है वो समान रहेगी। वहां पे भी फ्रेंच और डच जो बोलने वाले हैं उनके मंत्रियों की संख्या समान होगी। तो वहां पे भी जो 80 और 20 का जो रेशियो, 4:1 का जो रेशियो था, उसमें भी किसी संख्या में जो ज्यादा है उनके लिए नहीं सोचा गया, दोनों के लिए बराबर सोचा गया। वहां पे भी संख्या समान, ब्रुसेल्स में अलग सरकार का प्रावधान किया गया। एक तीसरे सत्र की सरकार भी वहां पे बनाई गई, और उस तीसरे सत्र की सरकार का नाम है सामुदायिक सरकार। तीसरे सत्र की सरकार का नाम पूछ लेता है एमसीक्यू में, तो उसका नाम है सामुदायिक सरकार। और इस सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? इस सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। और ये सरकार अपने समुदाय के लिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए काम करती है। तो ये वहां की जो सरकार है उसने ये फैसले लिए। 1970 से 93 तक 4 संशोधन किए, ये अल्पसंख्यकों के लिए थे ताकि उनको बेगानेपन का एहसास ना हो। केंद्रीय सरकार में जो मंत्रियों की संख्या थी वो समान रखी गई। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करती, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई और वहां पे भी संख्या को समान रखा गया। एक तीसरे सत्र की, ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, और एक तीसरे सत्र की सरकार भी बनाई गई जिसका नाम है सामुदायिक सरकार। और इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ये जो वहां की सरकार ने जो फैसले लिए वो वहां की जनता के लिए काफी अच्छे जो निर्णय थे वो साबित हुए। वहां पे श्रीलंका से अपोजिट जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हुई। वहां पे सारे लोगों का ख्याल रखा गया, सभी को इक्वली राइट्स, अधिकार दिए गए, सभी के लिए सोचा गया। और वहां पे बहुत अच्छे से, शांति से काम चलता है, अच्छे से लोग रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, आपसी प्रेम के साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एक समुदाय अपने हितों की मांग नहीं करता है, क्योंकि सभी का ख्याल वहां की सरकार ने रख रखा है, आपसी प्रेम के साथ रहते हैं। ये आपने अंतर देखा श्रीलंका और बेल्जियम में। दोनों की जातीय बनावट हमने पढ़ी, दोनों की सरकारों ने क्या क्या डिसीजन लिए वो पढ़े, और उनका परिणाम क्या निकला हमने वो भी पढ़ा।
बेल्जियम ने यहाँ पे क्या किया, बेल्जियम ने यहाँ पे सत्ता का बंटवारा कर दिया, पावर को शेयर कर दिया। यहां पे देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को स्वतंत्र छोड़ दिया गया, केंद्र सरकार ने अपनी पावर दे दी राज्य सरकार को। यहां पे अल्पसंख्यकों को पावर दी गई, यहां पे पावर शेयर की गई। यहां पे ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनी, यहां पे सत्ता का बंटवारा किया गया। तीसरे सतर की सरकार बनी, यहां पे बंटवारा किया गया। पर श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकों ने पूरी पावर को अपने कंट्रोल में रखा, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि वहां पे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। पर बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है, सत्ता की साझेदारी का जो कंसेप्ट है, उसने एक अच्छा काम किया, अच्छा रिजल्ट देने का काम किया और वहां पे शांति से सारे काम चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो पॉजिटिव वे में भी काम करता है। सुनने में लगता है कि अगर हम अपनी पावर को शेयर कर देंगे तो हमारी पावर कम हो जाएगी, पर आपने देखा कि बेल्जियम में पावर को शेयर किया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, बहुत 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 पॉजिटिव पड़ा। बात समझ आई? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। ये आपको आपका टॉपिक मिलेगा, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। तो पावर शेयरिंग अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पावर शेयरिंग जरूरी इसलिए है, अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो किसी एक खास समुदाय या बहुसंख्यक समुदाय के पास ही पावर रहेगी और वो अल्पसंख्यकों के ऊपर अपने जो नियम है, अपने जो कानून है उनको थोपेंगे। अल्पसंख्यकों के मांग को कोई नहीं मानेगा, उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा और उनके हितों की कोई बात नहीं करेगा। तो उस देश में आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहां पे अशांति फैल जाएगी, जहां लोगों की अपनी मांगों को मनवाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाएंगे तो वहां पे लोगों की जान जा सकती है। तो वहां इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर हम पावर शेयर करते हैं तो वहां पे हम हर समुदाय के लिए सोचते हैं, हर समुदाय को मौका देते हैं। तो जैसा कि बेल्जियम में हुआ, वह हमारे यहाँ पे जो स्थिति है वो काफी ठीक रहती है, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। और दूसरा इसका पॉइंट ये है दोस्तों कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की सरकार। लोगों की सरकार का मतलब ये है कि जहां पे लोगों के पास पावर हो। तो लोगों के पास पावर है, इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक सरकार को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। देखिए लोकतांत्रिक सरकार मतलब लोगों की सरकार, मतलब उस देश में लोगों के पास पावर है। अगर हम लोगों के तक पावर को शेयर ही ना करें, अगर हम लोगों को पावर ही ना दें, तो क्या उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी? तो इसीलिए पावर शेयरिंग को, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। जहां पे हम लोगों को पावर देंगे, जहां पे हम लोगों को कुछ शक्तियां देंगे, तो वहां पे लोगों को जब कुछ शक्तियां मिलेंगी तो वहां पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत होगी। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी हमें सत्ता की साझेदारी करनी जरूरी है, क्योंकि जब लोगों के पास कुछ पावर होगी, जब लोगों के पास अपने डिसीजन लेने के लिए पावर होगी, तो वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो काफी मजबूत होगी। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि आधुनिक जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिलहाल जो हमारे एट प्रेजेंट जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसमें पावर शेयरिंग के क्या क्या रूप हैं, पावर शेयरिंग कैसे कैसे होती है आधुनिक रूप में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसके लिए बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो सबसे पहला है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो तीनों के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये स्वतंत्र निकाय हैं। ये एक दूसरे के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसीलिए इनको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा गया है। क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपने अपने सेम स्तर पे होते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? सारे एक ही स्तर पे, मान लो यहाँ पे है विधायिका, यहाँ पे है कार्यपालिका, यहाँ पे है न्यायपालिका, तो कोई किसी से ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल सेम स्तर पे रह के अपने अपने कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम पावर शेयरिंग देखते हैं, हमने यहाँ पे पावर का बंटवारा कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनको हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है केंद्रीय सरकार,
राज्य सरकार व स्थानीय सरकार। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ पे भी हमें सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है। कुछ शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास होती हैं, कुछ राज्य सरकार के पास होती हैं और कुछ स्थानीय सरकार के पास होती हैं, और इसे हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इसको हम वर्टिकल कहते हैं। वर्टिकल मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। वर्टिकल मतलब पहले ऊपर, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे। यहाँ पे जो ये जो अंग होते हैं ये एक ही स्तर पे नहीं होते। जैसे केंद्र सरकार ऊपर होती है, उसके नीचे राज्य सरकार होती है, उसके नीचे स्थानीय सरकार होती है। तो ये एक स्तर पे कार्य ना करके यहाँ पे जो पावर है वो आपको कम और ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा, राज्य सरकार के पास उससे कम, स्थानीय सरकार के पास उससे कम। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को का जो सत्ता की साझेदारी है उसको क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम स्तर पे रह के ये काम करते हैं। यहाँ पे इनका स्तर सेम नहीं होता, इसलिए इनको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तीसरा, हमें आधुनिक लोकतंत्र की व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच व धार्मिक समूहों के बीच भी हमें सत्ता की साझेदारी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका उदाहरण दूं, जैसे कि आरक्षित सीट, रिजर्व्ड सीट आपने सुनी होगी कि कुछ सीटें हमारी विधानसभा व हमारी लोकसभा में आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। तो वहां पे कुछ पावर हमने उन समूहों को दे दी कि इस सीट से सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, और आप इस सीट से इलेक्शन लड़के आप विधानसभा या लोकसभा में जा सकते हैं। तो हमने वहां पे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो ये तीनों जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी के रूप हैं ये आप देख सकते हैं। और ये आपका इतना ही चैप्टर था प्यारे बच्चों। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दूं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।